हेलो दोस्तों, आप सभी का प्राचीन भारत के इतिहास की इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 7 जो हड़प्पा संस्कृति और कांस्य युग सभ्यता के बारे में हमें परिचित करवाएगा, उसके बारे में जानेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता है, सबसे पहले जो इसके भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है, जिसका वर्णन पूर्व में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित है। ठीक है, इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाण पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। ठीक है, तो ये भारत का यदि मैप देखा जाए तो ये भारत का मैप है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। इनका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इनका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक स्थल पर देखने को मिलता है। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल जो था वो पंजाब सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर भी हुआ। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान से के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ है। ठीक है, आगे इसमें ईसा पूर्व की 3री और 2री शताब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का जो विकास हुआ वो 3-4 अवस्थाओं में सम्मिलित रूप से देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे स्थल जो वो जो स्थल है वो हड़प्पा कालीन स्थल पूर्व है। ठीक है, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो आपका कालीबंगा है राजस्थान का। ठीक है, दूसरा आपका बनावली हरियाणा का। फिर तीसरा नंबर पे जैसे आपने पढ़ा था कि जो पाकिस्तान का कोट दीजी है। ठीक है, ये सभी स्थल जो है वो प्राक हड़प्पा स्थल है। लेकिन हड़प्पा की यदि बात की जाती है तो इसमें विशेषकर कुछ नगरों के बारे में बताया जाता है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनाली, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है, यदि बात की जाए धोलावरी और राखीगढ़ी की तो ये ऐसे स्थल है जहाँ पे तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे क्या है इसमें, पंजाब में हड़प्पा, सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर है। यदि मोहनजोदड़ो से दक्षिण में 130 किलोमीटर जाएंगे तो आपको चौंदड़ो स्थल मिलेगा। ठीक है, यदि 5वें नगर की बात की जाए तो राजस्थान में है कालीबंगा। छठा नगर बनाली हरियाणा में है, जो हिसार जिले में है। कालीबंगा की तरह इसने भी 2 संस्कृतियाँ देखी हैं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। अवस्थाएं देखिए, कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों, मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन है। ठीक है, वहीं यदि राखीगढ़ी की बात की जाए तो इसने तीनों अवस्थाएं देखी जो घाघर नदी के किनारे पर है। नगर योजना और संरचना की यदि बात की जाए तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दोनों थे उनमें नगरों के अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उसके निम्न स्तर पर शहर था जहाँ पे ईंटों के मकान में सामान्य लोग रहते थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हड़प्पा नगर का दुर्ग और यहाँ पे आम जनों के लिए घर। तो ये दुर्ग हो गया और ये आम जनों का घर ये हड़प्पा में देखने को मिलता है। मतलब हड़प्पाकालीन समाज में असमानता देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का ग्रिड देखने को मिलता है। मतलब ग्रिड मतलब क्या कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कितने वैज्ञानिक तरीकों से इन लोगों ने अपने घर वगैरह बसाए थे। फिर तीसरी नगरीय संरचना की योजना में विशेषता क्या आती है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल इसका एक विशाल स्नानागार है। ठीक है, विशाल स्नानागार में जलाशय, दुर्ग के टीले हैं। इसका उपयोग सामान्यतः वो पवित्र कामों के लिए करते थे। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस हड़प्पा स्थल में विशाल स्नानागार देखने को मिला है तो कहाँ पे मिला है, मोहनजोदड़ो में। यदि आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी हो तो उसमें भी आपको विशाल स्नानागार दिखाया गया था। चौथी विशेषता नगर योजना की थी कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत उसके अनाज रखने की कोठर थी, जो 45.71 मीटर लंबा, ठीक है, और 15.23 मीटर चौड़ा था। ठीक है, यहाँ पर वो अपने अनाज रखते थे जिसका उपयोग वो फसल में बेसिकली आपातकाल में यदि फसल खराब हो जाए तो उस चीज़ों को निकलने के लिए, उससे निपटने के लिए वो अपने लिए अनाज की कोठार बनाते थे। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं। ठीक है, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। फिर हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात थी क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का ही उपयोग होता था। लेकिन यहाँ पर हम पक्की ईंटों के उपयोग की बातचीत कर रहे हैं, कहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति के बारे में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली भी अद्भुत थी।
लगभग सभी नगरों के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण में स्नानागार होते थे और कालीबंगन के घरों में अपने कुएं भी पाए गए हैं। तो यदि पूछा जाए कि किस हड़प्पा स्थल में घरों में कुएं देखने को मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में देखने को मिले हैं। यहाँ पे अलग से लिख भी देते हैं कि कालीबंगा में घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे अक्सर ये मोरियाँ ईंटों या पत्थर की सीलियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में, ठीक है, सड़कों की इन मोरियों में अवशेष बनावली में देखने को मिले हैं आपको। ठीक है, तो कालीबंगा और बनावली में देखा जाए तो बहुत सारी समानताएं भी आपको देखने को मिलेगी। आगे स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना हड़प्पा संस्कृति में दिया गया। मतलब किसी और संस्कृति का इससे कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। तो ये आपकी नगर योजना से संबंधित विशेषता हो गई। आगे यहाँ पे बात चर्चा की गई है कृषि से रिलेटेड। तो सिंधु प्रदेश में आज से पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती थी, इसीलिए प्रदेश अब उतना उपजाऊ नहीं रहा है। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में ये शहर खूब उपजाऊ थे। ठीक है, और संप्रति यहाँ केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। वहीं आगे इसमें बताया गया है कि उर्वरता एक विशेष कारण शायद सिंधु नदी में हर साल बाढ़ आना था, क्योंकि बाढ़ आने के कारण क्या होता है कि जो नदियाँ होती है वो जलोढ़ मैदान बनाती है, और जलोढ़ मैदान काफ़ी उपजाऊ होते हैं, जहाँ पर खेती कार्य आज भी गंगा नदी घाटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी सभ्यता है। ठीक है, यहाँ सिंधु नदी घाटी के आसपास आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ स्थलों को यहाँ पे लोकेट करना चाहें तो जैसे आप देखेंगे कि गुजरात में एक है भगतरव। ठीक है, यहाँ पे लोथल एक स्थल हो गया, एक सुरकोटलदा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये चौंद्रो हो गया, एक हो गया कोट दीजी, एक कालीबंगन। ठीक है, यहाँ पे बनावली है, ये आलमगीरपुर है, हड़प्पा हो गया। ठीक है, तो यही आपको मोहनजोदाड़ो है, आमरी है, सुक्ता डोर है। ठीक है, प्रवास दान है। तो आपको ये कुछ लोकेशन ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में लोकेशन पूछ ली जाती है। फिर आगे इसमें बताया गया कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये हल बेसिकली होते थे काहे के? लकड़ी के हल होते थे, क्योंकि इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, नहरों या नालों में सिंचाई की परिपाटी नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको कि ये वर्षा पर अधिकतर निर्भर थे, नहरों वगैरह इनका निर्माण इन्होंने नहीं किया था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उपजाते थे, इसका अवशेष यहाँ पाए गए हैं। तो चावल के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? लोथल में पाए गए हैं। ठीक है, आगे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में शायद कालीबंगन में भी अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था, और वह पारिश्रमिक चुकाने के लिए संकट की घड़ियों में इस पे कोठारों में जमा करता था, किसे? अनाज को। और अपन ने अभी देखा था कि विशाल अन्नागार कहाँ पर पाया गया है? तो मोहनजोदाड़ो में आपको देखने को मिला था। अभी कपास के उत्पादन भी सिंडन क्षेत्र में हुआ था, इसीलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने इसको सिंडन प्रदेश कहा, और यही सिंधु प्रदेश आगे जाकर बन गया। कृषि देख लिया। अब दूसरा है पशुपालन। तो कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु को पालते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर वगैरह, सांड उनको विशेष रूप से प्रिय था। ठीक है, गधे और ऊँट को भी पालते थे। क्यों? बेसिकली सामान ढोने के लिए इसका उपयोग करते थे। हड़प्पाई सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, मतलब हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक और परिपक्व अवस्था में न तो घोड़े की हड्डियां मिली हैं, न ही इसका कोई प्रारूप मिला है। हड़प्पाई लोग हाथी को जानते थे, लेकिन यदि आपसे यदि पूछा जाए कि मेसोपोटामिया उन लोगों से कैसे अलग था, तो हड़प्पाई लोग जो थे वो चावल को भी उपजाते थे और हाथी को भी पालते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के नगर निवासियों पर ये चीज़ें लागू नहीं होती, न वो चावल को जानते थे, न ही हाथियों को पालते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ कांसा, तांबे और टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था, पर दोनों में एक भी धातु हड़प्पाई लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं थी। मतलब न तो उन्हें कांसा उपलब्ध था, न ही तांबा उपलब्ध था। ठीक है, इसलिए हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत में नहीं मिलते हैं। ठीक है, टीन शायद अफगानिस्तान की से कठिनाइयों के साथ मंगवाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में बने सूती कपड़ों का एक टुकड़ा निकला है, और कई वस्तुओं पर कपड़ों की छाप भी देखने को मिली है। ईंटों की विशाल इमारतें बताती है कि स्थापत्य कला यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे, क्योंकि व्यापार में इसका उपयोग किया जाता था। अब यदि बात की जाए व्यापार और वाणिज्य की, तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों में होती है। ठीक है, दूसरा, वे धातु के सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि आपस में विनिमय प्रणाली से जुड़े हुए थे। तो यदि पूछा जाए कि आपसे क्वेश्चन दे दे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सिक्कों में व्यापार करते थे, नहीं, सिक्कों में नहीं करते थे, बल्कि इकाई में करते थे,
विनिमय प्रणाली मतलब एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। मान के चलिए ए व्यक्ति के पास गेहूँ है, ठीक है, और बी व्यक्ति के पास कुछ सब्जियां हैं। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे इसको सब्जी चाहिए रहती थी तो इसको कुछ गेहूँ दे देता था, इसको कुछ सब्जियां दे देता था। इस प्रकार की प्रणाली को बोलते वाल्टर सिस्टम या विनिमय प्रणाली। तो वही लोग ये फॉलो करते थे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है कि हड़प्पा लोगों का व्यापारिक संबंध राजस्थान के क्षेत्र से था, अफगानिस्तान, ईरान से भी था। उन्होंने अफगानिस्तान में वाणिज्यिक बस्तियाँ स्थापित की थी, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ भी होने लगा था। ठीक है, आगे बताया गया है कि मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा की गई है। मेलुहा जो है वो सिंधु क्षेत्रों को कहते थे, ठीक है, और इसमें दिलमन और मकन बंदरगाह का उल्लेख है। दिलमन की पहचान जो है वो फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है, और मकरन का भी यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। यदि बात की जाए हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन की, तो सिंधु नदी सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ये बिना किसी केंद्रीय सत्ता के संभव नहीं है। मतलब कोई ना कोई सी केंद्रीय सत्ता जरूर रही होगी, तभी इन प्रदेशों में एकता देखने को मिलती थी। ठीक है, लेकिन किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है, आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक भवन भी नहीं मिला है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ब्राह्मण वर्ग के शासन को यहाँ पर खारिज किया गया है। हड़प्पा अंचल में धार्मिक विश्वासों की एकरूपता भी नहीं देखने को मिलती है, इसलिए सोचना गलत है कि हड़प्पा में पुरोहितों जैसा कोई शासन रहा होगा, जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के नगरों में था। इससे संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पाई अवस्था में गुजरात के लोथल में शायद अग्नि पूजा की जाती थी। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य आपको लोथल से मिल रहे हैं। ठीक है, शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर था। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथों में रहा होगा, और सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव है। अस्त्र शस्त्र का अभाव ये सूचित करता है कि यहाँ पर देखा जाए तो राजा वर्ग का भी अभाव देखने को मिलता है। अस्त्र शस्त्र के अभाव का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो टीम था वो आसानी से उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण अस्त्र शस्त्र आसानी से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही यहाँ पे लोहा उपयोग में था। और देखा जाए तो हड़प्पाई जो लोग थे वो शांति प्रिय अधिक थे। यहाँ पे हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से मिली मातृ देवी की मूर्ति भी आपको देखने को मिल रही है। यदि बात की जाए धार्मिक प्रथाओं की, तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ भारी अवस्था में या भारी संख्या में आपको मिली है। तो पूछे कि पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा संस्कृति से आपको मिलती है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील की देवी में आइसिस की पूजा करते थे। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुछ पुरुष देवता को भी मानते थे। इनमें इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो इनकी मोहरों में मिलता है। ये आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की एक मोहर मिल रही है, जिसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि सिर पर इसके 3 सींग है। एक योगी ध्यान की मुद्रा में एक टांग दूसरी टांग पर रखे हुए है पद्मासन की मुद्रा में। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा है, ठीक है, भैंसा भी है। तो इन जानवरों से परिचित भी थे। ठीक है, पाँव पर 2 हिरण भी बनी हुई हैं। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बताया जा रहा है, पर यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि एक सिंह वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी देखने को मिले हैं। लिंग पूजा हड़प्पा काल में आपको देखने को मिलेगी। ये वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे। ठीक है, एक सिंह वाला जानवर यूनिकॉर्न और कुबड़ वाला गेंडे को ही पवित्र मानते थे। यहाँ पे तावीज की तादाद भी मिली है। तावीज मतलब ये जादू टोने में भी विश्वास करते थे। हड़प्पाई लोग जो वो थी उनकी एक लिपि भी थी। मेसोपोटामिया की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है वो 1853 में मिला था। ठीक है, और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, किंतु आज तक इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। हड़प्पा के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मेसोपोटामिया के हैं, तो एक अंतर मिलता है आपको। हड़प्पा लिपि वर्णनात्मक नहीं है बल्कि किसी चित्रलेखात्मक है। तो ये एक स्टेटमेंट मिल सकता है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हड़प्पा लिपि क्या वर्णनात्मक थी, तो नहीं, हड़प्पा लिपि जो थी वो चित्रात्मक अधिक थी। यदि बात की जाए तो यहाँ माप और तोल के साधनों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो जाता है। तो सिंध के क्षेत्र में नगरवासियों ने व्यापार और अन्य आदान प्रदान के लिए माप तोल की आवश्यकता को महसूस किया। ठीक है, उनमें प्रकट होता है कि माप तोल में वो 16 और उसके अपवर्तकों का, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 जैसे अपवर्तकों का ये उपयोग करते थे।
यहाँ पे मृदभांडों का भी उल्लेख है और मोहरें भी बहुत ज़्यादा पाई गई, जिसमें भैंस, जानवर, बकरी, हाथी, हिरण वगैरह के साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से लोथल से प्राप्त एक मिट्टी के बर्तन का चित्र है और मोहनजोदाड़ो की एक मोहर है जिसपे कुवड़ वाले बेल की आकृति बनी हुई है। ठीक है, आगे कालीबंगा से मिली यहाँ पे मोहरें भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। कांसे की नर्तकी की प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है जो मोहनजोदाड़ो से आपको मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे मृण मूर्तिकाएँ भी, टेराकोटा की फिगरीन भी देखने को मिलेगी, जिसमें पशु, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर की आकृतियों का उल्लेख है। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ भी मिली है, जिनमें पुरुषों और स्त्रियों की संख्या अधिक है, मतलब स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों से यहाँ पे अधिक दिखाई गई है। अब आगे यहाँ पे यदि उद्भव और उत्थान और आवासन की बात की जाए तो ईसा पूर्व की 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति में दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे वो लुप्त हो गए, लेकिन अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे क्षीण होती गई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सीमांत क्षेत्र में ये लंबे समय तक जीवित भी रही। हड़प्पा संस्कृति की यदि अस्तित्व की बात की जाए तो ये 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का लगता है। अस्तित्व की पूरी अवधि भर यह संस्कृति एक ही औजारों और हथियारों का प्रयोग करती रही। सारी जीवन पद्धति में एकरूपता बनी रही। वही नगर योजना, वही मुद्राएं, वही मरण मूर्तियाँ। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना जितना कठिन है उतना ही कठिन इसका अंत जानना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मेसोपोटामिया से किस प्रकार की संस्कृति में थोड़ी पृथकता देखने को मिलती है। जैसे जो हड़प्पा संस्कृति थी वहाँ नगरों की ग्रिड पद्धति पाई गई है और सड़कें और नालियाँ अच्छी और व्यवस्थित थी, लेकिन आपको मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलता। हड़प्पा संस्कृति के मकानों में स्नानागार और सीढ़ियाँ और कुएँ पाए गए हैं, लेकिन मेसोपोटामिया में देखने को नहीं मिलेगा। हड़प्पा संस्कृति में जल निकासी प्रणाली बेहतर थी, जो मेसोपोटामिया में अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की लिपि जो थी उसमें मापतोल के साधन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं ये एक प्रकार के विशाल क्षेत्र में थी, जो उसमें मेसोपोटामिया के क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और व्यापक था। यदि बात की जाए मेसोपोटामिया की जो अभी तक टिकी रही है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति जो थी वो विलुप्त हो गई थी आगे जाकर धीरे धीरे, तो सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 30,000 ईस्वी के आसपास तनिक भी बढ़ी, जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से वहाँ की क्या हुआ कि पशुपालन दोहर हो गया और कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान भी फैलने लगा था, जिसके कारण वहाँ की उर्वरता कम हो गई थी और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं है कि इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से लुप्त हो गई। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था, मतलब नागरिक अवस्था लुप्त हो गई थी, जिसके मतलब हड़प्पा संस्कृति की नागरिक जो थी अवस्था वो लुप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पा की नागरिक अवस्था लुप्त हो गई थी, जिसके परिचायक थे सुव्यवस्थित नगर निवेश, व्यापारिक ईंट संरचना, दुर्नगर, निम्न स्तरीय शहर के बीच अंतर, कांसे के औजार का इस्तेमाल, काले रंग की आकृतियों वाले मृदभांड। शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई थी और शैली में विविधता आ गई थी। तो ये लोग ये नहीं मानते कि हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गई, बल्कि एक संस्कृति थी, उसमें अलग अलग क्षेत्रों की शैलीगत विशेषताएं उभरी और इसी से इसमें विविधता आ गई, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि ये नागरिकोत्तर अवस्था में चली गई। नागरिकोत्तर अवस्था हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य पश्चिमी भारत में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहा जाता है। पहले इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर बतलाया जाता था। ठीक है, आगे इसमें बताया गया कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति मूलतः ताम्रपाषाण कालीन थी, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था तथा धातु के ऐसे ही उपकरण बनते थे। आगे बताया गया है कि गुजरात के पाटन, रंगपुर जैसे प्रदेश हड़प्पा संस्कृति के मानो औरस पुत्र हैं, मतलब ये नागरिकोत्तर अवस्था में चले गए हैं। वहीं आहार में हड़प्पा कालीन कुछ एक तत्व आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भी आपको इस संस्कृति को देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र का दिमाबाद हो गया, ठीक है, ये नाम गाँव जोर की संस्कृति। तो इस संस्कृति के क्रम में आपको लगातार ये देखने को मिलेगी। नागरिकोत्तर हड़प्पा बस्तियाँ स्वाद घाटी में मिली है। यहाँ के लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती पशुपालन भी करते थे। वे मंद चाल वाले चाक पर काले धूसर मृदभांडों का भी उपयोग करते थे। स्वाद घाटी के निवासी भी चौक पर लाल व काले रंग के मृदभांड तैयार करते थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया उनकी खुदाई जब की गई तो इनमें जम्मू में मंडा, पंजाब में चंडीगढ़, संगोल, हरियाणा में दौलतपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास उल्लेखनीय है। ठीक है, जहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। रागी उत्तर भारत की किसी भी हड़प्पा स्थल में अभी तक नहीं पाई गई, मतलब रागी की जो फसल होती है वो।
ठीक है। तो इसमें आपको कुछ स्थल बताए गए हैं, जैसे जम्मू में मांडा स्थल है, पंजाब में चंडीगढ़ और संगोल है, हरियाणा में आपका दौलतपुर हो गया, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थल और हुलास शामिल हो गया। ठीक है। इसमें वही बताया गया है कि उत्तर हड़प्पा अवस्था में लंबाई मापने की कोई वस्तु नहीं पाई गई है। गुजरात में उत्तर काल में पत्थर के घनाकार बाट पाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे नागरिक उत्तर अवस्था में पहुंचने पर पश्चिम एशिया केंद्रों से हड़प्पाइयों का व्यापार समाप्त हो गया था। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ भारी औजार और मृदभांड पाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा अशांति का लक्षण दिखाई देता है। आभूषणों की निधियाँ गड़ी मिली है। एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है। मोहनजोदाड़ो की ऊपरी सतहों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियों, छुरे, पसलीदार सपाट चूल वाली छुरियाँ देखने को मिली हैं। हड़प्पा की अंतिम अवस्था को एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलता हो सकता है इन पर आक्रमण भी हुआ हो। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा स्थलों के साथ साथ धूसर मृदभांड देखने को मिले हैं। ठीक है। सारे काम उन अश्वरोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान और दक्षिण एशिया से यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने हो सकता है आकर आक्रमण किया हो। यद्यपि बेतीवारे अधिकांशतः उसी सप्त सिंध प्रदेश में बसे जहाँ एक समय हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी। तो इस प्रकार से आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है कि विश्व के अन्य भागों की कौन कौन सी कांस्य युगीन सभ्यताएं हड़प्पा के समकालीन थी, उनमें किन किन सभ्यता से उसका व्यापारिक संबंध था। सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। फिर हमने देखा कि हड़प्पा संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ है। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन के बाद नागरिक उत्तर अवस्था। ठीक है। हड़प्पा के कुछ स्थलों के बारे में हमने देखा। फिर आपने देखा कि मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा का विशाल स्नानागार प्राप्त है। सड़कें ग्रिड में संचालित थी, विशाल स्नानागार है और अन्य की कोठरी भी यहाँ पर देखने को मिली है। फिर आपको जल निकासी प्रणाली के बारे में मिला होगा। पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। 2 कमरे वाले मजदूरों के लिए भी मिला है। सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते थे ये लोग। कृषि के बारे में पता चला है कि उपजाऊ भूमि थी इनके पास। जलोढ़ मैदान, हर साल नदी में बाढ़ आती थी। फिर आपने देखा कि लोथल से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नहरों के साक्ष्य यहाँ पे इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि वर्षा पर निर्भर कृषि करते थे। यहाँ पे आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये घोड़ों से परिचित नहीं थे। ठीक है। इनको हाथी का ज्ञान था। शिल्प और तकनीकी ज्ञान की यदि बात की जाए तो ये कांसा टीन सब बना सकते थे, लेकिन इनके पास ये व्यापक मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण उन्हें हथियार नहीं बनाए। फिर इसमें व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है। हमने दिलमन, मकरन, मेहलुहा, सिंध इन चीज़ों के बारे में जाना। ये विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार करते थे। राजनीतिक संगठन देखा जाए तो यहाँ पे हो सकता हो कि वर्णिक वर्ग का शासन है, क्योंकि मूलतः व्यापार और वाणिज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। मोहनजोदाड़ो से मातृ देवी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से पशुपति की वो मोहर मोली है। ठीक है। ये वृक्षों की पूजा करते थे। आगे यहाँ पे बताया गया है ये ताबीज बड़ी तामील है, मतलब ये आपके बोल सकते हैं कि काला जादू वगैरह में विश्वास करते होंगे। हड़प्पाई लिपि मेसोपोटामिया की तरह लेखन आविष्कार यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। मापतोल के साक्ष्य मिले हैं जो 16 के गुण वर्ग में है। मेसोपोटामिया से कैसे प्रथा के तो ग्रिड अच्छी अवस्था में है, मकानों में स्नानागार है, जल निकासी प्रणाली है, लिपि है, मापतोल है, विशाल क्षेत्र है। यदि प्रतिमाओं की बात की जाए तो यहाँ पे कांसे की नृत्यक मूर्ति का साक्ष्य मिला है। फिर मर्ण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इनका उद्भव कैसे हुआ तो 2500 से 1900 के बीच यहाँ पे उद्भव देखने को मिलता है कि जो पूर्वकालीन स्थल थे वो धीरे धीरे विकसित होकर एक नगरीय अर्थव्यवस्था में बदले, वैसे उद्भव हुआ। पतन में हमने देखा कि इनका पतन नहीं हुआ है, बेसिकली ये नगरों में किसी कारणों से ये नागरिक जो नगर केंद्रित अर्थव्यवस्था थी वो छोटे छोटे शहरों में बढ़ गई, जिसके कारण इनकी विविधता हुई। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दर्शाई गई है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।